भारत की जनजातियों को खतरनाक कहना तकनीकी और सामाजिक रूप से सही नहीं है। जिसे अक्सर खतरा समझा जाता है वो असल में इन समुदायों का अपनी परंपराओं, जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने का एक तरीका है। वे बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप को अपनी संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं। भारत की उन 5 प्रमुख जनजातियों के बारे में जानकारी दी गई है जिन्हें उनके आक्रामक बचाव या बाहरी दुनिया से दूरी बनाए रखने के कारण सबसे दुर्गम और सुरक्षित माना जाता है। नंबर 5, शोम्पेन। ये जनजाति भारत की सबसे रहस्यमयी और कम जानी जाने वाली जनजातियों में से एक है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के आंतरिक वर्षावनों में रहते हैं। माना जाता है कि शोम्पेन मंगोलॉइड मूल के हैं। ये अंडमान की अन्य जनजातियों जैसे जारवा या सेंटिनेली से अलग दिखते हैं, जो नेग्रिटो मूल की हैं। इनकी त्वचा का रंग हल्का और कद मध्यम होता है। बाहरी दुनिया के लोगों से मिलने में बहुत संकोच करते हैं और घने जंगलों में छिपे रहना पसंद करते हैं। 2 उपसमूह। शोम्पेन मुख्य रूप से 2 समूहों में बटे हैं। एक समूह जो तटीय क्षेत्रों के करीब रहता है और थोड़ा मिलनसार है, और दूसरा जो गहरे जंगलों में रहता है और बाहरी लोगों के प्रति आक्रामक हो सकता है। इनका मुख्य भोजन पैंडेनस माम का एक फल है। इसके अलावा ये जंगली सूअर, मगरमच्छ और बंदरों का शिकार करते हैं और शहद इकट्ठा करते हैं। ये पारंपरिक अर्थों में खेती नहीं करते, लेकिन कुछ हद तक बागबानी जैसे रतालू या तंबाकू करते हैं। आवास। ये लकड़ी और बांस से बने झोपड़ों में रहते हैं, जो अक्सर जमीन से थोड़े ऊंचे स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षा रहे। 2004 की सुनामी। हिंद महासागर में आई सुनामी ने शोम्पेन की आबादी को भारी नुकसान पहुंचाया था। बीमारियां। बाहरी दुनिया से संपर्क कम होने के कारण इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। साधारण फ्लू भी इनके लिए घातक हो सकता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। वर्तमान में द्वीप पर बड़े पैमाने पर हो रहे विकास कार्यों जैसे बंदरगाह और टाउनशिप के कारण इनके प्राकृतिक आवास के छिनने का खतरा मंडरा रहा है। नंबर 4, भील। भील भारत की सबसे पुरानी और बहादुर योद्धा जनजातियों में से एक है। उन्हें धनुष पुरुष के रूप में जाना जाता है क्योंकि भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है धनुष। भील जनजाति जंगलों और पहाड़ियों के रास्तों को बहुत अच्छी तरह जानती थी। मुगल काल और ब्रिटिश काल के दौरान वे अपने इलाके में इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी सेना उनसे टकराने से डरती थी। भील अपने धनुष बाण चलाने की कला में इतने निपुण होते थे कि वे छिपकर दुश्मन पर हमला करने में माहिर थे। पर्वतों के रक्षक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के पहाड़ी इलाकों में उनका नियंत्रण इतना मजबूत था कि वे बाहरी सेनाओं के छक्के छुड़ा देते थे। भील धर्म को लेकर सजग रहते हैं। ये आदिवासी किसी बाहरी व्यक्ति को अपने धर्म में हस्तक्षेप नहीं करने देते। एक बार जब बांसराड़ा के गलियाकोट में मुस्लिम धर्म प्रचारक आए, तब भीलों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जब गुरु नानक देव भील क्षेत्र में आए, तब कोड़ा भील ने नानक देव के सहयोगी को बंदी बना लिया, और जब जैन धर्म के प्रचारक आए, तब पुरुरवा भील ने पुरजोर विरोध किया। भील जमीन और जंगलों को लेकर बहुत सजग रहते हैं। इन्होंने हमेशा ही जंगलों को बचाने का काम किया है, और जब भी सरकार जंगलों को काटने की योजना बनाते हैं, ये लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अधिक गुस्सा आने पर भील लोग किसी के सगे नहीं होते। एक कहावत है कि भीलों से बड़ा सहयोगी और दुश्मन कोई नहीं है। भील कभी भी अकारण खतरनाक नहीं रहे, बल्कि वे अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान के सशस्त्र रक्षक रहे हैं। नंबर 3, जारवा, दक्षिण अंडमान। जारवा जनजाति हजारों वर्षों से अंडमान के जंगलों में रह रही है। 1990 के दशक तक वे बाहरी लोगों से पूरी तरह कटे हुए थे। हालांकि अब वे कुछ हद तक संपर्क में आए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में घुसपैठ होने पर वे काफी आक्रामक हो सकते हैं। जंगलों के बीच से गुजरने वाले अंडमान ट्रंक रोड के कारण अक्सर इनके और बाहरी लोगों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। आदिवासियों को अक्सर खतरनाक कहा जाता है, लेकिन असल में ये उनकी अपनी सुरक्षा और निजता यानी प्राइवेसी को लेकर बेहद सख्त रवैया है। वे बाहरी दुनिया को एक खतरे के रूप में देखते हैं, और इसी कारण वे अपनी सीमाओं की रक्षा पूरी आक्रामकता से करते हैं। जारवा लगभग 50,000 वर्षों से अंडमान के जंगलों में रह रहे हैं। 1990 के दशक के अंत तक उन्होंने बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखा था। जो भी उनके इलाके में घुसने की कोशिश करता, वे उस पर तीर कमान से हमला कर देते थे। उनके लिए कोई भी अनजान व्यक्ति एक घुसपैठिया है। जारवा के इलाके के बीच से एक सड़क यानी अंडमान ट्रंक रोड गुजरती है। पर्यटक अक्सर यहां से गुजरते समय उन्हें देखने या उनकी तस्वीरें खींचने की कोशिश करते हैं।
पर्यटकों द्वारा उन्हें खाना देना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना जारवा को पसंद नहीं आता। अपनी निजता भंग होने पर वे अक्सर वाहनों पर पत्थरबाजी या तीर चलाकर अपना विरोध दर्ज करते हैं। बाहरी लोगों के संपर्क में आने से उन्हें खसरा जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे उनका पूरा वंश खत्म हो सकता है, जैसा कि अतीत में हुआ है। वे अपनी परंपराओं को बचाए रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि आधुनिक दुनिया उनकी जीवन शैली को बदले। यदि उन्हें उनके इलाके में परेशान न किया जाए तो वे अपने समुदाय के भीतर बहुत ही शांतिप्रिय और खुशहाल जीवन जीते हैं। भारत सरकार ने जारवा की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए हैं। उनके जंगल के पास जाना या उनसे संपर्क करने की कोशिश करना दंडनीय अपराध है। उनकी तस्वीरें लेना या वीडियो बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उनके आवास के चारों ओर एक बफर जोन बनाया गया है, जहां किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। नंबर 2, नागा। इन आदिवासियों को इतिहास में खतरनाक और अजेय योद्धा माना जाता रहा है। उनकी ये छवि मुख्य रूप से उनकी हेड हंटिंग यानी नरमुंड शिकार की प्राचीन परंपरा और उनकी बेजोड़ युद्ध कला के कारण बनी। नागा कोई एक एकल जाति नहीं, बल्कि 16 से अधिक प्रमुख जनजातियों जैसे कोन्याक, अंगामी, सेमा, एओ आदि का समूह है। हेड हंटिंग यानी नरमुंड शिकार की परंपरा। पुराने समय में नागा योद्धाओं में दुश्मन का सिर काटकर लाना वीरता और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। उनका मानना था कि दुश्मन के सिर में उसकी आत्मा और शक्ति है, जिसे अपने गांव लाने से फसल अच्छी होगी और गांव में खुशहाली आएगी। विशेष रूप से कोन्याक जनजाति इसमें सबसे आगे थी। जो योद्धा सिर काटकर लाता, उसके चेहरे पर विशेष नीले टैटू बनाए जाते थे। जो अधिक सिर काटता, उसे शक्तिशाली कहा जाता। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ईसाई धर्म के प्रसार और ब्रिटिश शासन के बाद इस प्रथा पर पूरी तरह रोक लग गई। आखिरी आधिकारिक हेड हंटिंग 1960 के दशक में दर्ज की गई थी। नागा अपने गांवों को पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर बसाते थे ताकि दुश्मन आसानी से हमला न कर सके। गांवों के चारों ओर गहरी खाइयां और नुकीले बांस से किलेबंदी की जाती थी। दाव नामक एक विशेष तलवार और भालों का उपयोग करने में इतने माहिर थे कि घने जंगलों में बड़ी से बड़ी सेना भी उनसे मात खा जाती थी। जब अंग्रेजों ने नागा पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। नागा योद्धाओं ने दशकों तक छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे। नागा रेजिमेंट भारतीय सेना की शान। आज वही खतरनाक युद्ध कौशल भारतीय सेना की नागा रेजिमेंट के रूप में देश की रक्षा कर रहा है। नागा सैनिक अपनी निडरता और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर लड़ने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। 1999 के कारगिल युद्ध में नागा रेजिमेंट ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। आज के समय में नागा लोग अपनी शिक्षा, संगीत और अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, यहाँ आप उनकी युद्ध कला के प्रदर्शन को एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में देख सकते हैं। वे अब खतरनाक नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट पहचान और स्वायत्तता के प्रति बहुत सचेत और गर्व करने वाले लोग हैं। नंबर 1, सेंटिनली। इस जनजाति को वर्तमान में दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जनजाति माना जाता है। वे अंडमान द्वीप समूह के एक छोटे से टापू उत्तरी सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं। सेंटिनली दुनिया की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसने पिछले 60,000 वर्षों से बाहरी सभ्यता के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखा है। वे पूरी तरह से अलग थलग यानी अनकॉन्टैक्टेड रहते हैं। पाषाण काल जैसी जीवन शैली। माना जाता है कि सेंटिनली आज भी उसी तरह जी रहे हैं जैसे इंसान हजारों साल पहले रहते थे। वे आग जलाना जानते हैं या नहीं, ये आज भी एक रहस्य है। वे लोहे का उपयोग केवल उन टुकड़ों से करते हैं जो समुद्र के किनारे बहकर आए जहाजों के मलबे से मिलते हैं। वे खेती नहीं करते। वे समुद्र से मछली पकड़ने और जंगल से कंदमूल व फल इकट्ठा करने पर निर्भर हैं। उनकी सटीक संख्या का अनुमान लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी उनके करीब नहीं जा सकता। 2011 की जनगणना के दौरान दूर से ली गई तस्वीरों और ड्रोन फुटेज के आधार पर उनकी संख्या 15 से 100 के बीच होने का अनुमान लगाया गया है। सेंटिनली मुख्य रूप से 3 तरह के हथियारों का उपयोग करते हैं। लंबे धनुष और तीर। ये तीर बहुत शक्तिशाली होते हैं और काफी दूर से सटीक निशाना लगा सकते हैं। तीरों की नोक अक्सर हड्डी या समुद्र के मलबे से मिले लोहे से बनी होती है। भाले। करीब की लड़ाई के लिए वे लंबे भालों का उपयोग करते हैं। पत्थर। वे तट पर आने वाली नावों पर बड़े पत्थर फेंकने में भी माहिर हैं। ऐतिहासिक हमले 19वीं और 20वीं शताब्दी। 1896 में जेल से भागा हुआ एक दोषी गलती से इस द्वीप पर पहुंच गया। कुछ दिनों बाद ब्रिटिश अधिकारियों को उसका शव किनारे पर मिला, जिसका गला रेता हुआ था और शरीर तीरों से छलनी था। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने वहां गई थी।
फिल्म के निर्देशक की जांघ में एक लंबा तीर लगा, जिसके बाद टीम को तुरंत वहां से भागना पड़ा। 2004 सुनामी राहत हेलीकॉप्टर पर हमला। दिसंबर 2004 में आई भयानक सुनामी के बाद भारत सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि क्या ये जनजाति जीवित बची है। जब भारतीय नौसेना का एक हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, तब एक सेंटिनली योद्धा जंगल से निकलकर बाहर आया। उसने हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर की ओर अपना धनुष ताना और तीर चलाया। ये दुनिया के लिए एक संदेश था कि हम ठीक हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। 2006 दो भारतीय मछुआरों की हत्या। सुंदर राज और पंडित तिवारी नाम के दो मछुआरे अवैध रूप से केकड़े पकड़ने के लिए उत्तरी सेंटिनल द्वीप के पास पहुंच गए थे। रात में उनकी नाव का लंगर टूट गया और नाव द्वीप के किनारे जा लगी। हमला। आदिवासियों ने दोनों मछुआरों की हत्या कर दी। जब भारतीय तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर शवों को लेने पहुंचा तो उन पर तीरों से हमला किया गया, जिसके कारण शवों को नहीं निकाला जा सका। 2018 जॉन एलन चाओ, अमेरिकी नागरिक। ये हाल के वर्षों का सबसे चर्चित मामला है। जॉन एलन चाओ नाम का एक अमेरिकी मिशनरी अवैध रूप से धर्म प्रचार के उद्देश्य से द्वीप पर गया। उसने स्थानीय मछुआरों को पैसे देकर द्वीप तक पहुंचने में मदद ली। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, आदिवासियों ने उस पर तीरों की बौछार कर दी। उसकी मृत्यु हो गई और बाद में मछुआरों ने दूर से देखा कि आदिवासी उसका शव रेत में दफना रहे हैं। भारत सरकार ने उसके शव को निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि द्वीप पर जाना खतरनाक था और आदिवासियों के जीवन में दखल देना कानूनन अपराध है। आदिवासियों को खतरनाक कहना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि वे खतरनाक नहीं, बल्कि अत्यधिक सुरक्षात्मक और संवेदनशील होते हैं।